जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। हाँ। क्रिकेट का मैदान है हाँ। और एक गेंदबाज क्रीज पे खड़ा है। और वो कोई आम हालात नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके जबड़े पर तेज गेंद लगी है और जबड़ा 2 जगह से टूट चुका है। मतलब मुंह से खून आ रहा है, सिर से लेकर ठुड्डी तक पट्टियां बंधी हुई हैं। कोई भी आम इंसान इस हालत में शायद एम्बुलेंस में लेटा होता या दर्द से कराह रहा होता। वही तो। लेकिन ये इंसान मैदान पर खड़ा है। हाँ। और सिर्फ खड़ा ही नहीं है, वो अपने दिमाग में गेंद की उछाल, हवा की गति और बल्लेबाज के फुटवर्क का गणित सुलझा रहा है। एग्जैक्टली। दर्द को सिर्फ एक क्या कहते हैं एक डेटा पॉइंट की तरह प्रोसेस करना, ये कोई आम बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये तब होता है जब एक विशुद्ध इंजीनियरिंग माइंडसेट खेल के मैदान पर उतरता है, जहां हर चुनौती बस एक समस्या है जिसे लॉजिक से हल किया जा सकता है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी विषय की परतें खोलने वाले हैं। हमारे पास जानकारी का एक बहुत ही शानदार खजाना है। कुछ बेहतरीन विश्लेषणात्मक समाचार लेख हैं, विकिपीडिया के विस्तृत आर्काइव्स हैं और मशहूर फोटोबुक वाइड एंगल की समीक्षा भी है। सही कहा। इन सभी स्रोतों को मिलाकर आज हमारा मिशन सिर्फ एक क्रिकेटर के रिकॉर्ड्स गिनना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे भारत के महानतम मैच विनर अनिल कुंबले, जिन्हें जंबो भी कहा जाता है, उन्होंने अपने इस इंजीनियरिंग दिमाग का इस्तेमाल करके क्रिकेट और कॉर्पोरेट दोनों दुनिया को जीत लिया। ये बहुत ही दिलचस्प सफर है ना? मुझे तो ये बात ही हैरत में डाल देती है कि एक इंसान इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है और उसी दौरान यार वो अपनी इंजीनियरिंग की सप्लीमेंट्री परीक्षा भी दे रहा है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि उन्होंने उस सप्लीमेंट्री परीक्षा या अपनी शिक्षा को कभी प्लान बी कहकर कमतर नहीं आंका। मतलब एक बैकअप की तरह नहीं देखा। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई बैकअप प्लान है तो इंसान अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाएगा, लेकिन कुंबले ने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया। अच्छा, तो उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब दिमाग को ये पता होता है कि अगर प्लान ए फेल भी हो गया तो मेरे पास वापस जाने के लिए एक ठोस करियर मौजूद है, तो वो डर खत्म हो जाता है। ओह, तो सेफ्टी नेट ने उन्हें आजादी दी। बिल्कुल सही। इसी निडरता ने कुंबले को क्रिकेट के मैदान पर बेखौफ होकर प्रयोग करने की आजादी दी। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर कोई इंजीनियर है तो वो चीजों को बहुत ही नपे तुले तरीके से करेगा, लेकिन क्रिकेट और खासकर स्पिन बॉलिंग, तो वो तो एक कला मानी जाती है। हाँ, लोग उसे एक मैजिक की तरह देखते हैं। वही तो। स्पिनर का काम तो गेंद को हवा में नचाना, बल्लेबाज को चकमा देना होता है। तो बिना बहुत ज्यादा टर्न के कोई 619 टेस्ट विकेट और 337 वनडे विकेट कैसे ले सकता है? यही तो वो जगह है जहां कुंबले का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड उनके खेल में नजर आता है। कुंबले ने राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की थी। हाँ, RVC। जी। और अगर हम उनकी गेंदबाजी की शैली को डिकोड करें तो वो किसी जादूगर की तरह हवा में गेंद को घुमाने पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने बैंगलोर की मैटिंग पिचों पे क्रिकेट खेलना सीखा था। मैटिंग पिचों का क्या गणित है इसमें? मतलब वो अलग कैसे होती हैं? मैटिंग यानी जूट या नारियल की रस्सी से बुनी हुई पिचें। इन पिचों पर अगर आप गेंद को साइड स्पिन कराते हैं। साइड स्पिन मतलब उंगलियों से गेंद को दाईं या बाईं ओर घुमाने की कोशिश करते हैं, तो इन पिचों पर गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा मुड़ती नहीं है। अच्छा, तो टर्न नहीं मिलता वहां। एग्जैक्टली। कुंबले ने इसे समझा। उन्होंने साइड स्पिन की जगह टॉप स्पिन और ओवर स्पिन पर महारत हासिल की। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाते। बिल्कुल। देखिए, साइड स्पिन में गेंद लट्टू की तरह घूमती है, लेकिन ओवर स्पिन में गेंद आगे की तरफ यानी गेंदबाज से बल्लेबाज की दिशा में रोल होती है। हाँ, एक पहिए की तरह। सही कहा। जब ऐसी गेंद पिच पर गिरती है तो वो अपनी आगे की रोटेशन की वजह से तेजी से स्किड करती है और अचानक उछाल लेती है। ओह, तो बल्लेबाज चकमा खा जाता है। बिल्कुल। बल्लेबाज सोचता है कि गेंद कमर तक आएगी, लेकिन वो सीधा सीने या सिर तक आ जाती है। कुंबले ने इसी रफ्तार और अचूक सटीकता को अपना हथियार बनाया। उनके लिए हर गेंद एक प्रोजेक्ट की तरह थी। प्रोजेक्ट? यस। मतलब कैसे? मतलब रफ्तार क्या होनी चाहिए, गेंद की सीम का एंगल क्या होगा और टप्पा कहाँ पड़ना चाहिए, ये सब एकदम कैलकुलेटेड था। तो एक तरह से उनकी गेंदबाजी किसी जादू के शो जैसी नहीं, बल्कि फिजिक्स की लैब के प्रैक्टिकल जैसी थी। बहुत ही सटीक तुलना है ये। मतलब अगर शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन कैनवस पर पेंटिंग करने वाले कलाकार थे,
तो कुंबले एक मशीन थे जो बिना थके एक ही टप्पे पर लगातार घंटों तक गेंद फेंक सकते थे। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि उनके पूरे करियर में वॉन और मुरलीधरन के साथ उनकी तुलना होती रही। होना लाजमी भी था। हाँ, वॉन ने 708 टेस्ट विकेट लिए और मुरली ने 800। कुंबले के लिए ये मानसिक रूप से बहुत भारी रहा होगा क्योंकि वो दोनों ऐसे गेंदबाज थे जो शीशे जैसी सपाट पिच पर भी गेंद को टर्न करा सकते थे, जो कि कुंबले नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, कुंबले ऐसा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? कोई और होता तो शायद अपनी शैली बदलकर वैसी ही टर्न पाने की जिद करता। क्योंकि एक अच्छे इंजीनियर को अपनी मशीन की कमियों का पता होता है। उन्होंने कभी भी खुद को बदलने की वो हताश कोशिश नहीं की जो उनके मूल स्वभाव के खिलाफ हो। यह एक बहुत बड़ी बात है, अपनी कमियों को मानना। हाँ, उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया और सटीकता व गति को इतना निखारा कि वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी मशहूर फ्लिपर गेंद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ यार, मैंने इस फ्लिपर के बारे में बहुत पढ़ा है। बल्लेबाज इससे इतने खौफ में क्यों रहते थे? क्योंकि फ्लिपर फेंकने के लिए गेंदबाज गेंद को सामान्य तरीके से उंगलियों से नहीं छोड़ता, बल्कि वो अंगूठे और उंगलियों के बीच से गेंद को कैरम की गोटी की तरह स्क्वीज करके बाहर निकालता है। अच्छा, निचोड़ कर। हाँ, इससे गेंद में बैक स्पिन पैदा होती है। जब कुंबले अपनी तेज रफ्तार से फ्लिपर फेंकते थे तो गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद उछलने के बजाय तेजी से नीचे की तरफ स्किड करती थी। और बल्लेबाज को लगता होगा कि गेंद बाउंस करेगी। एग्जैक्टली। बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर गेंद का इंतजार करता था और गेंद सीधा जाकर पैड या स्टंप्स पर लग जाती थी। ये पूरी तरह से एरोडायनामिक्स का कमाल था। गजब है। और दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों दिग्गजों के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद एक बहुत गहरा सम्मान था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि कुंबले अक्सर मुरलीधरन से मजाक करते थे। बिल्कुल। जब मुरली 500 विकेट के करीब थे तो कुंबले कहते थे बस 3 टेस्ट मैच और फिर तुम्हारे 500 विकेट पूरे हो जाएंगे। मतलब उन्हें पता था कि मुरली की स्ट्राइक रेट क्या है। हाँ, वो सब कैलकुलेट करके चलते थे। ये किस्सा उस दौर के खिलाड़ियों के आपसी सम्मान को दिखाता है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी गेंदबाजी को एक मशीन की तरह अप्रोच किया तो उन्होंने अपने शरीर को भी उसी तरह देखा। आप 2002 के एंटीगुआ टेस्ट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। मर्विन डिलन की उस तेज बाउंसर ने कुंबले का जबड़ा तोड़ दिया था। हाँ, और सर्जरी के लिए उनका बेंगलोर लौटना तय हो चुका था। उनकी पत्नी चेतना ने अस्पताल और डॉक्टरों की सारी व्यवस्था भी कर ली थी। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि जब कुंबले ने फोन पर अपनी पत्नी से कहा कि वो फ्लाइट में बैठने से पहले वापस मैदान पर जाकर बॉलिंग करने वाले हैं, तो चेतना को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। किसी को भी यही लगेगा, क्या कोई सामान्य इंसान टूटे जबड़े के साथ मैदान पर उतर सकता है? वही तो, ये दर्द को सहने की कौन सी मानसिकता है? कुंबले ने दर्द को सिर्फ एक और वेरिएबल या चर राशि माना जिसे उनके समीकरण में एडजस्ट किया जा सकता था। फिर से वही इंजीनियरिंग माइंडसेट। हाँ, उन्होंने देखा कि सचिन तेंदुलकर अकेले गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं। एक लीडर के तौर पर कुंबले को लगा कि मशीन का एक पुर्जा कमजोर पड़ रहा है, तो उन्हें अपनी भूमिका निभानी ही होगी। और फिर वो पट्टियां बांध कर आ गए। बिल्कुल, उन्होंने 14 ओवर लगातार फेंके और सबसे खास बात, उन्होंने ब्रायन लारा का विकेट लिया। क्या बात है। और ध्यान रहे, लारा, सईद अनवर और जैक स्कैलिस को कुंबले अपने करियर के सबसे कठिन बल्लेबाज मानते थे। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। लेकिन एक विकेट लेना एक बात है और मैदान के सारे विकेट अकेले ले लेना, ये तो किसी करिश्मे से कम नहीं। आप 1999 के दिल्ली टेस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट। जिम लेकर के बाद टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले वे दुनिया के केवल दूसरे गेंदबाज। उस 1074 के जादुई स्पेल के पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों समझना जरूरी है। हाँ, उस मैच का दबाव तो कल्पना से परे था। बिल्कुल। भारत ने 1979-80 के बाद से पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में नहीं हराया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच असमान उछाल वाली थी। मतलब कहीं गेंद बहुत उछल रही थी, कहीं एकदम नीचे रह रही थी। हाँ, और ये कुंबले की ओवरस्पिन और तेज रफ्तार वाली गेंदबाजी के लिए सबसे परफेक्ट कंडीशन थी। लेकिन यहाँ मुझे एक कहानी याद आती है जो इस इंजीनियरिंग और मशीन वाली थ्योरी में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। कौन सी कहानी? जब कुंबले 9 विकेट ले चुके थे और क्रीज पर वसीम अकरम बल्लेबाजी कर रहे थे, तब दूसरे छोर से जवागल श्रीनाथ गेंदबाजी करने आए। श्रीनाथ ने
जानबूझकर स्टंप से बहुत बाहर वाइड गेंदें फेंकी। ताकि वो गलती से भी 10वां विकेट न ले लें। एग्जैक्टली, ताकि कुंबले इतिहास रच सकें। ये किसी मशीन का काम तो नहीं लगता। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। श्रीनाथ का वो वाइड फेंकना कोई नियम की किताब में नहीं लिखा था। कुंबले भले ही अपनी अप्रोच में मशीन जैसे थे, लेकिन उन्होंने टीम में जो कल्चर बनाया था वो मानवीय था। बिल्कुल, वो पूरी तरह से मानवीय भावनाओं पर टिका था। ये इस बात का प्रमाण है कि कुंबले ने एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाया था जहां टीम का हर साथी उनकी सफलता को अपनी सफलता मानता था। और शायद मैदान पर जिम्मेदारी लेने की इसी आदत और टीम को साथ लेकर चलने के उनके इसी स्वभाव ने उन्हें 2007 में कप्तानी तक पहुंचाया। हाँ, हालांकि कप्तानियों ने किसी बहुत बड़ी योजना के तहत नहीं मिली थी। वो तो डिफॉल्ट रूप से कप्तान बन गए थे। हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे ना। हाँ, राहुल द्रविड़ ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बहुत युवा थे और सचिन तेंदुलकर उस वक्त कप्तानी लेना नहीं चाहते थे। तो चयनकर्ताओं के सामने संकट था। बिल्कुल। तब उन्होंने 17 साल का अनुभव लिए अनिल कुंबले की तरफ देखा। और कुंबले ने निराश भी नहीं किया। उनके नेतृत्व में 27 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने घर में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराया। उनकी कप्तानी बहुत ही इंक्लूसिव बताई जाती है, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही नाजुक दौर था। टीम एक ट्रांजिशन से, मतलब एक बदलाव से गुजर रही थी। एक तरफ पुराने दिग्गज थे तो दूसरी तरफ धोनी जैसे भविष्य के कप्तान तैयार हो रहे थे। हाँ, वो बैलेंस बनाना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल। इन दोनों पीढ़ियों के बीच संतुलन बनाना कुंबले के लीडरशिप कौशल का सबसे बड़ा उदाहरण था। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। अगर उनकी लीडरशिप इतनी ही बेहतरीन थी, उनका सिस्टम इतना ही लॉजिकल था, तो फिर जब वो 2016-17 में मुख्य कोच बने तो चीजें इतनी बुरी तरह क्यों बिगड़ गईं? आप उनके कोचिंग कार्यकाल की बात कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड देखिए। उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने 17 में से केवल 1 टेस्ट हारा। आंकड़े तो एकदम परफेक्ट थे। वो तो है। फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद विराट कोहली के साथ अनटेनेबल डिफरेंसेस, मतलब अस्थिर मतभेद के कारण उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या एक इंजीनियरिंग दिमाग आधुनिक दौर के सुपरस्टार्स के ईगो को हैंडल नहीं कर पाता? ये एक बहुत ही जायज और कड़वा सवाल है, और इसका जवाब भी सिस्टम और फ्रिक्शन यानी घर्षण के विज्ञान में ही छुपा है। वो कैसे? मैदान पर जब कुंबले खेलते थे तो गेंद उनके हाथ में होती थी। वो खुद नियंत्रण में थे, लेकिन कोच की भूमिका एक बाहरी मार्गदर्शक की होती है। एक पूर्व कप्तान और वर्तमान सुपरस्टार कप्तान के बीच टकराव अक्सर काम करने के तरीकों में अंतर के कारण होता है। मतलब डेटा और लॉजिक बनाम इंस्टिंक्ट और एग्रेशन। एक तरह से हाँ। लेकिन कुंबले में इस पूरी स्थिति को जिस तरह से हैंडल किया, वो उनकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था ना? हाँ, कुंबले ने स्थिति का आकलन किया और महसूस किया कि अब इस मशीन के 2 पुर्जे आपस में टकरा रहे हैं और पूरी टीम का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने कहा भी था ना कि अंत बेहतर हो सकता था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। बिल्कुल। कुंबले ये जानते थे कि एक लीडर या कोच के रूप में कब आगे बढ़ना है। उन्होंने टीम के हित को सर्वोपरि रखा और सम्मानजनक तरीके से किनारे हट गए। ये तो मान गए कि वो हार मानना नहीं, बल्कि सिस्टम को क्रैश होने से बचाना था। एकदम सही। लेकिन यार, कुंबले की कहानी तो क्रिकेट के बाद और भी बड़ी हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर खिलाड़ी कमेंट्री करते हैं या विज्ञापन करते हैं। हाँ, जो कि एक आम रास्ता है। लेकिन जिस इंसान ने खेल में डेटा, एंगल और तकनीक का इस्तेमाल किया, उसने इसी माइंडसेट से एक $multi-billion का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। उन्होंने टेनविक नाम की स्पोर्ट्स एजुकेशन कंपनी शुरू की। टेनविक मतलब उनके 10 विकेट। एग्जैक्टली। नाम में ही उनके 10 विकेट का जिक्र है। इसका उद्देश्य सिर्फ एलीट एथलीट तैयार करना नहीं था, बल्कि ग्रासरूट लेवल पर बच्चों को खेल से जोड़ना था। क्या बात है। 2025 तक इस कंपनी ने 80,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है। कुंबले ने उस बुनियादी समस्या को पकड़ा जो उन्होंने बचपन में झेली थी, सही मार्गदर्शन का अभाव। हाँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है उनका स्पेक्ट्रकॉम इनोवेशन। ओह, पावर बैट। हाँ, उन्होंने एक पावर बैट बनाया। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। बल्ले के पीछे एक स्टिकर। मुझे तो कुंबले क्रिकेट जगत के टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन लगने लगे हैं। ये कोई साधारण स्टिकर नहीं है। देखिए, हर बल्लेबाज को अपने बल्ले के वजन और उसके बैलेंस से बहुत प्यार होता है। जाहिर सी बात है। अगर आप बल्ले में कोई भारी सेंसर लगा देंगे
तो बल्लेबाज की टाइमिंग खराब हो जाएगी। कुंबले के इंजीनियर दिमाग ने इस समस्या का समाधान एक ऐसे अदृश्य और बेहद हल्के स्टिकर में निकाला जिसका वजन सिर्फ 5 ग्राम है। सिर्फ 5 ग्राम? और ये स्टिकर काम कैसे करता है? इस स्टिकर में सेंसर लगे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर क्लाउड तकनीक के जरिए रियल टाइम डेटा भेजते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे ही बल्लेबाज गेंद को हिट करता है, ये सेंसर बल्ले की गति, हिट करने पर लगने वाली पावर और सबसे जरूरी चीज इम्पैक्ट लोकेशन यानी गेंद बल्ले पर ठीक कहाँ लगी है, इसका डेटा तुरंत कोच की स्क्रीन पर भेज देता है। ओह, तो अगर कोई बल्लेबाज बार बार गेंद को बल्ले के किनारे पर हिट कर रहा है, तो कोच स्क्रीन पर देखकर बता सकता है कि उसका बैट स्विंग कहाँ गलत हो रहा है। बिल्कुल, और ब्रॉडकास्टर्स भी अब इसे लाइव टीवी पे दिखाते हैं। ये शुद्ध रूप से डेटा की मदद से मानवीय गलतियों को सुधारने का एक नायाब तरीका है। कमाल है। और बात सिर्फ अपनी कंपनियों तक सीमित नहीं है, उन्होंने तो कई रणनीतिक निवेश भी किए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराने वाली कंपनी ऑनश्योरिटी में निवेश किया है। हेल्थ इंश्योरेंस भी? जी, और शाकाहारी जैसी प्लांट बेस्ड मीट कंपनी में भी पैसा लगाया है। इससे भी दिलचस्प ये है कि MS धोनी के साथ मिलकर उन्होंने गरुड़ एरोस्पेस में निवेश किया है, जो कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन तकनीक बनाता है। मतलब हर क्षेत्र में उनका दखल है। हाँ, और आज उनकी अनुमानित नेटवर्थ $11 मिलियन यानी लगभग 92 करोड़ रुपए के करीब है। तो एक तरह से उन्होंने अपनी क्रिकेट की प्रसिद्धि को सिर्फ विज्ञापनों में कैश नहीं किया, बल्कि अपनी प्रोसेस को, अपने सोचने के तरीके को एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया। सही मायने में उन्होंने उन समस्याओं को चुना जिन्हें वो गहराई से समझते थे, और इसमें सिर्फ तकनीक या बिजनेस नहीं है, उनकी रचनात्मकता भी शामिल है। रचनात्मकता? आप फोटोग्राफी वाली बात कर रही हैं? हाँ, उनके बड़े भाई दिनेश ने उन्हें कैमरा दिया था। वो फोटोग्राफी का शौक इतना गहरा हुआ कि 2010 में उन्होंने वाइड एंगल नाम की एक शानदार फोटो बुक भी प्रकाशित की। वाह! इसके अलावा कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में सेव द टाइगर प्रोजेक्ट में उनका काम दिखाता है कि उनका नजरिया क्रिकेट और बिजनेस से कहीं ज्यादा व्यापक है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा की धागों को एक साथ पिरोएं, हाँ, तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे कुंबले ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को एक सेफ्टी नेट की तरह इस्तेमाल किया। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सेफ्टी नेट उन्हें सिर्फ गिरने से बचाने के लिए नहीं था, ये एक ट्रैम्पोलिन की तरह काम कर रहा था। ट्रैम्पोलिन बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ना? जैसे ट्रैम्पोलिन पर आप जितना नीचे जाते हैं, वो आपको उतनी ही तेजी से ऊपर उछालता है। उनकी शिक्षा ने उन्हें बिजनेस और टेक की दुनिया में सफलता की नई ऊंचाइयों तक उछाल दिया। बसवनगुड़ी की सड़कों पर खेलने वाले उस पतले दुबले लड़के ने अपनी लगन और इंजीनियरिंग माइंडसेट से इतिहास रच दिया। ये ट्रैम्पोलिन वाला उदाहरण इस पूरी कहानी का एकदम सटीक निचोड़ है। उन्होंने अपनी सीमाओं को समझा, उन्हें स्वीकार किया और फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन सीमाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सही कहा। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात जहन में आती है। क्या? आज हमने देखा कि अनिल कुंबले T20 क्रिकेट में डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI का उपयोग करके ये भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं कि गेंदबाज अगली गेंद क्या फेंकेगा या बल्लेबाज कहाँ शॉट खेलेगा। हाँ, सब कुछ डेटा ड्रिवन हो गया है। खेल के हर हिस्से को प्रिडिक्टेबल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जरा उस पल को याद कीजिए, जिस खेल को आज पूरी तरह से डेटा और गणित से डिकोड किया जा रहा है, उसी खेल में जब कुंबले अपने ऐतिहासिक 10वें विकेट के करीब थे, वो 1999 का दिल्ली टेस्ट। हाँ, तो जवागल श्रीनाथ ने जानबूझकर स्टंप से बाहर वाइड गेंदें फेंकी थीं। ये किसी भी एल्गोरिथम का हिस्सा तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। किसी भी AI के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो एक इंसान को अपने दोस्त की सफलता के लिए अपना खुद का नुकसान करने के लिए प्रोग्राम कर सके। वो शुद्ध मानवीय भावना और निस्वार्थ प्यार था। ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब आने वाले कल में तकनीक और AI क्रिकेट के हर एक पहलू को पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल बना देंगे, तो क्या कोई मशीन कभी श्रीनाथ के उस निस्वार्थ त्याग जैसी मानवीय भावनाओं को डिकोड कर पाएगी? शायद कभी नहीं। क्या मशीन कभी उस इंसानियत को समझ पाएगी जो किसी भी खेल को सच में महान बनाती है? ये वाकई विचार करने योग्य बात है। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही।